सो स्टूडेंट्स, फिफ्थ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पर है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स में होता है और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि इसमें एनिमल्स का एग्जाम्पल नहीं है। वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं कुछ प्लांट्स के, वो ऐसे पार्ट्स होते हैं जो अदर देन रेडिकल रीजन से जनरेट होते हैं और उनकी वो एबिलिटी होती है कि वो न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करें। आपको एक बात पता होगी कि जब भी कोई सीड अंकुरित होता है, जब वो जर्मिनेट होता है, तो उसके दो रीजन्स होते हैं, एक प्लूम्यूल और एक रेडिकल। प्लूम्यूल रीजन शूट सिस्टम बनाता है और रेडिकल रीजन रूट सिस्टम। लेकिन रूट्स जो अराइज होती हैं वो पर्टिकुलरली आपके अदर देन रेडिकल रीजन से अगर अराइज हो जाएं वो रूटलेट्स और टर्न आउट कर जाए इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसे प्रोपग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स पूरे इंडिविजुअल को भी दे कैन गिव राइज। ओके, इसकी टाइपिंग होती है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टाइप्स, तो इसमें सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है नेचुरल, और दूसरा जो आता है वो आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपने शायद पढ़ी होगी। ये तीन तरीके की होती है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा सा, तो एक तरीके का पेरेंट प्लांट होता है और उसके ऊपर दूसरे तरीके का प्लांट जो है अटैच कर दिया जाता है। इन दोनों को अटैच करने के बाद एक नया कॉम्बिनेशन क्रिएट किया जाता है, जिसमें नीचे के पेरेंट प्लांट को स्टॉक बोलते हैं और ऊपर जो पार्ट अटैच किया जाता है उसे स्क्योन बोलते हैं। तो इस तरीके से जो आपके जो दो पार्ट होते हैं उन्हें हम मिला करके नए कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। अलग अलग कलर के जो रोज फ्लावर्स होते हैं वो भी ग्राफ्टिंग मेथड से बनाए जा सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल मेथड है। लेयरिंग मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे कि लेट अस सपोज ये ब्रांच है और इस ब्रांच में हम क्या काम करेंगे, इस जगह पर यहाँ पर कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम उस जगह पर मिट्टी भरते हैं, जो भी आपका मैन्योर हुआ वो भरते हैं और पॉलीथीन से पूरी तरह इसको रैप कर देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो वहां से धीरे धीरे रूटलेट्स अराइज होने लगती हैं और उसको अगर हम दूसरी जगह क्या करें, ग्रो करें, तो नया पौधा वहां से निकल जाएगा। ठीक है। और कटिंग में हम यही मेथड शो करते हैं कि हम स्टेम को थोड़ा सा कट लगाएं या रूट को थोड़ा सा कट लगाएं और वहां पे जब रूटलेट्स अराइज हो तो वो रूटलेट्स हम धीरे धीरे क्या करें, नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने में या ग्रो करने में यूज करें। तो ये तो हो गए आपके आर्टिफिशियल मेथड। लेकिन नेचुरल मेथड में भी आपके रूट्स में ये वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स हो सकते हैं या फिर स्टेम में हो सकते हैं। स्टेम में भी डिपेंड करेगा अंडरग्राउंड स्टेम है या नहीं। तो अंडरग्राउंड स्टेम में जो आपके एग्जांपल्स आते हैं वो आते हैं बेसिकली ट्यूबर्स, कॉम, राइजोम, बल्ब। ओके, एंड अगर यहां पर हम अंडरग्राउंड स्टेम की जगह एरियल पार्ट देखें, एरियल स्टेम, तो उसमें जो आपके पार्ट्स आते हैं वो आते हैं रनर, ऑफसेट, स्टोलन, सकर। ठीक है। एंड देन लीफ में भी आ सकता है आपका इस तरीके का वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा। एंड देन बल्बिल्स इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल, बल्बिल्स। ठीक है। तो ये पूरी टेबल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। नीट वगैरह एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो हम इसको पूरा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी ने सिर्फ एक पैराग्राफ दिया है, यहां पर आपको नाम के साथ उसका एग्जाम्पल और कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बस इतना ही याद करना है। डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी नहीं याद करनी, बट एक ओवरऑल आइडिया मैंने आपको यहां पर दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं इसको। और डिफरेंट तरीके के न्यू प्लांट्स बनाने की कैपेसिटी जो है स्ट्रक्चर की, उसके बेसिस पर ये टाइप्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी ने सीधे सीधे मेंशन किए हैं। हम इसको टच नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे नाम याद करेंगे, एग्जांपल याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी आपसे डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाता है। तो रनर का एग्जांपल देखिए, राइजोम का एग्जांपल, सकर, क्रिजेंथेमम, ट्यूबर, पोटैटो, ऑफसेट, वाटर हाइसिंथ, बल्ब इज ऑनियन। अब अगर मैं एक्सप्लेन करूं एक बार, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद रिस्पेक्ट टू, आपको मैंने जब बताया था कि ये जो स्टेम की बात है, मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम की, वहां पर किस तरह से रूटलेट्स अराइज होती हैं, तो इसे हम बोलेंगे रनर। रनर में होता क्या है, देखिए ध्यान से। रनर में क्या है कि यहां से इस तरीके से यहां पर रूटलेट्स क्या करेंगी, हॉरिजॉन्टली मूव करेंगी
और वो अबव दी सरफेस होंगी और धीरे धीरे ऐसे मूव करके जहां जहां नोड क्रिएट होगी तो यहाँ नोड पर क्या डेवलप कर जाएंगे, आपके लीफलेट्स डेवलप कर जाएंगे। स्टोलन में देखिए वो अर्थ के नीचे से ऐसे करके अराइज होते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं, तो इस तरीके से उन्हें हम स्टोलन बोलते हैं। यहाँ देखिए नोड्स हैं और यहाँ पर रूटलेट्स अराइज हो रही हैं। इधर आपका सकर आता है, ये हॉरिजॉन्टली इस तरह से सरफेस के साथ साथ वॉक करेंगे और जहां भी ये रूटलेट्स अराइज करेंगे वहां एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। ऑफसेट का जो एग्जाम्पल है वो है वाटर हाइसिंथ का एग्जाम्पल। वाटर हाइसिंथ के एग्जाम्पल में ये होता है कि ये दो नोड होती हैं, दो नोड्स हैं, नोड नंबर 1, नोड नंबर 2। नोड नंबर 1 एंड नोड नंबर 2 पे क्या है, रूटलेट्स अराइज हो गई, लेकिन बीच में एक लॉन्ग इंटरनोड होती है, लॉन्ग इंटरनोड। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए वाटर हाइसिंथ का। ये जो एग्जाम्पल है पोटैटो का, ये एक अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है, अंडरग्राउंड स्टेम, जो मैंने लिखा था ट्यूबर्स। अच्छा, एक अच्छी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर, एक सरप्राइजिंग चीज, एक होता है स्वीट पोटैटो, आप सभी लोगों ने खाया होगा, और एक होता है जनरल जो नॉर्मल पोटैटो होता है। स्वीट पोटैटो को हम शकरकंदी कहते हैं, है ना, खाया होगा आपने पक्का, शकरकंदी की चाट भी खाते हैं हम। और एक हो गया नॉर्मल पोटैटो जो हम घर में डेली रूटीन में खाते हैं। स्वीट पोटैटो और पोटैटो में क्या डिफरेंस है, जल्दी से बताइए। तो स्वीट पोटैटो बेसिकली क्या है, एक मॉडिफिकेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड इन द रूट सिस्टम है, जबकि पोटैटो एक स्टेम है। स्टेम के अंदर जब फूड स्टोर हो रहा है तो पोटैटो बन रहा है, और जब रूट के अंदर फूड स्टोर हो रहा है तो वो स्वीट पोटैटो बन रहा है। ध्यान रखिएगा, पोटैटो अंडर द ग्राउंड होता है, लेकिन ये अंडरग्राउंड है, तो इसका मतलब ये रूट नहीं है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। यहां पर अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर इस तरीके से आईज होती हैं बीच बीच में, और आईज जो है उन्हें हम बर्ड्स बोलने लगते हैं। यहां से धीरे धीरे क्या होता है, इन आई बर्ड्स का क्या होता है, धीरे धीरे जर्मिनेशन होता है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स, और यहां से ये प्रोपेग्यूल करके नया इंडिविजुअल बनाने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो एक पार्ट तो ये हो गया, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा आपका जो एग्जाम्पल है यहाँ पर वो है राइजोम का। राइजोम में देखिए इस तरीके से सर्कुलर नोड्स हैं, है ना, पूरा चारों तरफ क्या है, नोड्स हैं, बड़ी बड़ी नोड्स हैं, और इस तरीके से रूटलेट्स वहां से अराइज हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए रूटलेट्स अराइज हो रहे हैं, और ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं, इस तरह से बर्ड्स अराइज हो जाती हैं। तो राइजोम का एग्जाम्पल जिंजर है या फिर कोलोकेसिया या जमीन कंद। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल होते हैं। एनीवेज जिंजर का एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे तो इट इज फाइन। नेक्स्ट आपका जो है वो आपका आ जाता है, दैट इज बल्बिल। बल्बिल का एग्जाम्पल अगेव है। यहां पर क्या होता है, मल्टी सेलुलर फ्लैशी बर्ड्स होती है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मल्टी सेलुलर फ्लैशी बर्ड्स होती हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है अगेव। ये आपको याद रखना है, आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बल्बिल का एग्जांपल बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर है अगेव। कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दी, मल्टी सेलुलर फ्लैशी बर्ड्स इसमें होती हैं, जहां से बेसिकली क्या हो सकता है, प्रोपगेशन हो सकती है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब लीफ का एग्जांपल यहां पर एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ब्रायोफाइलम लीफ। तो ब्रायोफाइलम लीफ के देखिए आप एजेस पर इस तरीके से रूटलेट्स, एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज हो जाती हैं, और यहां से ये एक वेजिटेटिव प्रोपग्यूल है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन यहां से हो सकती है, नए प्लांट की ग्रोथ यहां से पॉसिबिलिटी रखती है। तो इस तरीके का एग्जांपल लीफ का हो गया। और बल्ब का जो एग्जांपल था, फ्लैशी स्केल्स, वो मैंने आपको पीछे दिखाया है, ऑनियन उसका एग्जांपल है। ठीक है, फिर से बोलूंगा, ऑफसेट का एग्जांपल बताइए, आंसर है वाटर हाइसिंथ, रनर, स्टोलन। इस तरीके से डिफरेंट जो आपको मैंने पीछे की तरफ डायग्राम में दिखाए हैं। रनर का एग्जांपल ग्लैडियोलस, या फिर आपका सकर का एग्जांपल प्रेजेंटिमम, यहाँ पर ऑफसेट का एग्जांपल वाटर हाइसिंथ। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस एग्जांपल। यहाँ इन एग्जांपल पे क्वेश्चन आएगा। इसकी जो पूरी डिटेलिंग एंड बाइफर्केशन है वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दे दी है, बट ऑब्वियसली आपको अपने एनसीईआरटी सीबीएसई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका पूरा ओवरऑल टॉपिक है। एक ऑफसेट का एग्जांपल वाटर हाइसिंथ का मैं यहां बता देता हूं, दैट इज लाइक यहां पर देखिए 2 नोड्स हैं और बीच में एक बड़ा इंटरनोड है। इसके लिए एनसीईआरटी ने एक लाइन और लिखी है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसको हम टेरर ऑफ बंगाल
क्यों कहते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या आंसर लिखेंगे इसका, बताइए। बहुत आंसर सिंपल है, ये एक इन्वेसिव वीड है, ये एक इन्वेसिव वीड की तरह एक्ट करता है। इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर। इसका एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर था, लेकिन हुआ क्या, हमने सोचा था कि ये ब्यूटी के लिए रोल प्ले करेगा, लेकिन इसने इतनी तेजी से रैपिड ग्रोथ शो करी, इतनी रैपिड ग्रोथ कि वाटर बॉडी जिसमें ये ग्रो कर रहा था वहां से इसने डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या कर दी, कम कर दी। इसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा ट्रेमेंडस ग्रोथ थी इसकी कि यहां पर ये क्या हो गया, इसने जहां वाटर बॉडी थी वहां से ऑक्सीजन लेनी शुरू करी और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वहां की कम हुई, तो इसका इंपैक्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम पे पड़ा और फिशेस की वहां डेथ होने लगी। इससे पता चला कि कितना बड़ा इन्वेसिव वीड है, एंड देन अल्टीमेटली इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है और इसके रिस्पेक्ट में जो ये टेरर ऑफ बंगाल वाला पॉइंट है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। डू नॉट फॉरगेट टू आंसर दिस। ओके, यहां पर खत्म होता है हमारा टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद जो हम चैप्टर में डिस्कशन करेंगे वो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।